हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। झारखंड में फिर से जेएसएससी ने न्यू वैकेंसी निकाला है और 2022 का यह तीसरा से चौथा वैकेंसी है। तो देखते हैं इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन क्या कहता है, ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन का हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसमें एक एक चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे और इसका सिलेबस का थॉरोली डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन की ओर। देखिए, झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 ये न्यू वैकेंसी है। जेएसएससी स्पॉन्सर्ड है, जेएसएससी के द्वारा ही निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस वैकेंसी को देखिए। इस वैकेंसी में जो हमारा पोस्ट है 1000 प्लस पोस्ट है, मीन्स 1024 जो एक्सपेक्टेड पोस्ट दिया गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। नगरपालिका में अगर काम करने का आप इच्छुक हैं तो ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह वैकेंसी हर एक सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए नहीं है। इस वैकेंसी का कुछ स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्म भरने की तिथि है, फॉर्म भरने की डेट है 30 मई 2022 से ये फॉर्म भराएगा, 30 मई। ठीक है, और जो लास्ट फॉर्म भरने का डेट है 29 जून 2022 जो लास्ट डेट होगा। तो देखिए फीस का जो लास्ट डेट होगा, क्योंकि अगर आप जेएसएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एक दिन आप फॉर्म भरिएगा, एक दिन के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है, फिर से एक दिन के बाद आपको सिग्नेचर और फोटो स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो इसका प्रोसेस 2 से 3 दिन लग जाता है फॉर्म भरने में। ठीक है, तो जो लास्ट डेट होगा फीस पेमेंट का 2/7 मीन्स ये जुलाई चला जाएगा। ठीक है, 2 जुलाई से। ठीक है, और ये वैकेंसी में फीस जो रखा गया है 100 रुपीज है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज है एंड एसटी एससी के लिए 50 रुपीज है। 50 रुपया एसटी एससी के लिए रखा गया है। इसमें सबसे खास बात है कि ध्यान देने योग्य है, जिस तरह सारे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि अगर आप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स झारखंड के किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 10th और 12th झारखंड के स्कूल से ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर झारखंड, ये झारखंड से ही ये डिग्री लिया हुआ होना चाहिए। देखिए, अगर एज की बात करें तो आपका एज कितना होगा जो अब अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो जनरल स्टूडेंट हैं वो 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 35 साल से ज्यादा है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिसका 35 साल तक का स्टूडेंट जो है सिर्फ वही अप्लाई करेगा। और जो मिनिमम एज है 21 से लेके 35 साल तक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जनरल के लिए। ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए 21 से 37 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी एससी के लिए है 21 से 40 तक के साल के विद्यार्थी अप्लाई कर लेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो जनरल हो, तो ये 38 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एसटी एससी वाले जो फीमेल है वो 40 साल तक। ठीक है, मिनिमम एज 21 है। इस 18 साल वाले को अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, 20 साल वाले को भी अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। ये 21 है सबसे कम एज। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जो देखिए, अगर फॉर्म आपको भरना है, अगर आप झारखंड के विद्यार्थी हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल होगा ही होगा। ठीक है, बिना रेसिडेंशियल के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो रेसिडेंशियल में कुछ कट ऑफ डेट दिया हुआ होता है, अगर उससे आपका डेट कैरी करेगा तो ही आप अप्लाई कर पाइएगा, अदरवाइज आपको अभी टाइम है, आप जाके बनवा लीजिए सर्टिफिकेट। तो रेसिडेंशियल का डेट क्या है चलिए देखते हैं। आवासीय, अगर आपके पास अनुमंडल पदाधिकारी मीन्स एसडीओ, ठीक है, सब डिवीजन ऑफिसर का सर्टिफिकेट है, का रेसिडेंशियल है, तो रेसिडेंशियल का कट ऑफ डेट है 2/6/2016 से लेकर
है ना, 2/6/2016 से लेकर उधर का, इससे पहले का डेट का कोई मान्य नहीं है ना। 2/6/2016 से लेकर आगे का जो भी एसडीओ का बना हुआ होगा वही मान्य होगा, ठीक है। अगर आप सीओ का बनवाए हैं, है ना, सीओ का अंचलाधिकारी का, तो आपका जो सर्टिफिकेट का कट ऑफ डेट है 19/7/2019 मीन्स 19/7/2019 से बाद का होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले का सीओ लेवल का कोई मान्य नहीं है, ठीक है। अगर जाति प्रमाण पत्र कास्ट वाइज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जनरल के लिए तो नहीं होता है, सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी स्टूडेंट के लिए जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। तो इसमें बोला है एसटी, एससी के लिए बोला है कि अगर आपके पास सीओ लेवल का है, तो 25/2/2019 से बाद का चलेगा, ठीक है। 25/2/2019 का भी चलेगा, लेकिन इससे बाद का चलेगा, इससे पहले वाला का मान्य नहीं होगा, ठीक है। अगर बोला है अगर एसडीओ का बनवाए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बना हुआ है, अगर आपके पास डीसी का बना हुआ है तो भी मान्य होगा, इसका कोई डेट नहीं दिया है, ठीक है। आगे देखिए, ओबीसी, अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 29/8/2012 से जो भी अगर आपका एसडीओ लेवल का बना हुआ होगा, ठीक है ना, एसडीओ लेवल का, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का, चाहे आपका डीसी लेवल का अगर बना हुआ होगा तो ये मान्य होगा। लेकिन इसके बीच में जो भी चेंजेस आए होंगे, ठीक है, जो भी चेंजेस आए होंगे, तो जो चेंज आप कराए हो ना, तो वो कट ऑफ डेट से 25/2/2019 के बीच में जो भी चेंजेस आया है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसमें जब फॉर्म भराने लगेगा तो उसमें आपको ऑप्शन होगा, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि इसके बाद अगर आप सीओ का बनवा लिए हैं तो भी आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट के लिए है, जिसको रिजर्वेशन ओबीसी में नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए है। देखिए अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो स्पोर्ट कोटा का वैकेंसी होता है। स्पोर्ट कोटा में क्या बोला है, स्पोर्ट कोटा में ख पोस्ट के लिए मीन्स और ग पोस्ट के लिए, ठीक है, मीन्स इसमें देखना है कि किसको स्पोर्ट कोटा में रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर जो भी स्पोर्ट कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको खेल कोटा जिसके पास है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, तो उसको करना क्या पड़ेगा ना, स्पोर्ट कोटा वाले को, कि इंटरनेशनल ओलंपिक और इससे जो रिलेटेड संगठन है, तो उसमें अगर आप खेल में अगर कोई मेडल जीते हैं, है ना, मेडल जीते हैं, तो ही आपको स्पोर्ट कोटा में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर इंडियन ओलंपिक और इंडियन चैंपियनशिप में अगर पहले स्थान पर रहे हैं तो आपको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई नेशनल रिकॉर्ड है तो भी आपको स्पोर्ट कोटा में रिजर्वेशन है, ठीक है। फिर बोला है अगर ये ख पोस्ट के लिए था, है ना, ये बड़ा पोस्ट के लिए था, इसके बाद इससे नीचे वाले पोस्ट के लिए, अगर ग पोस्ट के लिए है तो इंटरनेशनल ओलंपिक में आपको सेकेंड या थर्ड प्लेस में अगर जगह मिला है तो आप स्पोर्ट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है। अगर झारखंड ओलंपिक में आपको पहला स्थान मिला है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर नेशनल लेवल में फिर से अगर आपका रिकॉर्ड बना है तो भी आप एलिजिबल कहलाइएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, अगर रिजर्वेशन में हैंडीकैप को भी रिजर्वेशन दिया जाता है, तो हैंडीकैप का जो भी पूरे भारतवर्ष में जो क्राइटेरिया है ना, कि अगर कोई भी अगर रिजर्वेशन लेना चाहता है, जो आंख से नहीं देख पाता है, जिसका पैर खराब है, जिसका हाथ खराब है, जिसका पैरालिसिस थोड़ा सा है ना कहीं वो डिफेक्टिव है, तो वो 40% तक अगर हैंडीकैप होगा, जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 40% तक अगर होगा तो उसी को मान्य होगा, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट बनता है और 40% उसमें लिस्ट किया हुआ रहता है ना, इससे नीचे का सर्टिफिकेट नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद
जो वैकेंसी है ना, वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है ना। देखिए सबसे पहले हमारे पास 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ठीक है, 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो हर एक पोस्ट में वैकेंसी अलग अलग है और हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, ठीक है। और जो सैलरी है वो यहां मेंशन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी हुई है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो 1000 प्लस वैकेंसी है, ये वैकेंसी सबके लिए नहीं है, बस जो कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में आप देखो, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही आपका वैकेंसी अपडेट होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो सिर्फ आप फोकस करो कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो, ये पूरे वैकेंसी आपकी काम की चीज नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर गार्डन अधीक्षक जो पहला पोस्ट है, गार्डन अधीक्षक है ना, गार्डन अधीक्षक, ठीक है, इसमें यूआर के लिए है 5 वैकेंसी, एसटी के लिए है 3 वैकेंसी, एससी के लिए है 1 वैकेंसी, ओबीसी 1 के लिए है 1 वैकेंसी और ओबीसी 2 के लिए है 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है हमारा 1 वैकेंसी। तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ अपने कैटेगरी के वैकेंसी पर ही फोकस करो, दूसरे कैटेगरी की वैकेंसी फोकस नहीं करना है, कोई फायदा नहीं। फिर वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर के लिए 2nd पोस्ट है, इसमें भी जनरल के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ओबीसी 2 के लिए 0 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 वैकेंसी है, ठीक है। और सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, ये 3रा पोस्ट है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, इसमें जनरल के लिए 10 है, एसटी के लिए 6 है, एससी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 2 है, ओबीसी 2 के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ठीक है। और सैनिटरी सुपरवाइजर, सैनिटरी सुपरवाइजर 4था पोस्ट है, उसके लिए देखिए इसमें काफी अच्छी वैकेंसी है, 259 जनरल के लिए है, जनरल के लिए 259 है और एसटी के लिए 168 है, एससी के लिए 64 है, ओबीसी 1 के लिए 51 है, ओबीसी 2 के लिए 39 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 64 है। इसमें काफी अच्छी वैकेंसी है। फिर से राजस्व अधीक्षक है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें बोला है, इसमें जनरल के लिए 74 है, 74 है, एसटी के लिए 48 है, एससी के लिए 18 है, ओबीसी 1 के लिए 15 है, ओबीसी 2 के लिए 11 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी दिया है। उसके बाद विधि से सहायक, जो बेसिकली लॉ का पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी है। तो इसमें 19 है जनरल के लिए, आपका एसटी के लिए 12 है, एससी के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 3 है, ओबीसी 2 के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ठीक है। तो अगर हम देखें जनरल का ओवरऑल जो वैकेंसी है 372 है जनरल के लिए। अगर हम एसटी की बात करें तो 230 है, अगर हम एससी की बात करें तो 96 है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 73 है, अगर ओबीसी 2 की बात करें तो 74 है और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारा ये 89 वैकेंसी है, 89, ठीक है। फिर से वो उन सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने कैटेगरी का वैकेंसी देखो, दूसरे कैटेगरी वैकेंसी में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और एक चीज देखिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर गार्डन अधीक्षक के लिए आप इच्छुक है अप्लाई करने के लिए, तो आपको कृषि विज्ञान में, एग्रीकल्चर साइंस में आपको ग्रेजुएट होना होगा, है ना। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं कृषि विज्ञान में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में अगर आप ग्रेजुएशन है तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर वानिकी में अगर आपने, है ना, कि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी गार्डन अधीक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अगर वेटनरी ऑफिसर के लिए आपको वेटनरी साइंस में और एनिमल हस्बेंड्री में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर है ना, इस पोस्ट के लिए आपको पीजी होना होगा, पीजी करना होगा वाटर सैनिटेशन में, है ना, वाटर सैनिटेशन में, इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट होता है लाइफ साइंस, उसमें आपको करना होगा, इंडस्ट्रियल हाइजीन में, फिर डाइट एंड न्यूट्रिशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद बोला है सैनिटरी सुपरवाइजर में बोला है आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा सैनिटरी इंस्पेक्टर में। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा। इसके बाद सैनिटेशन हाइजीन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा। उसके बाद राजस्व निरीक्षक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जॉब है, इसमें आपको कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएट हैं, इकोनॉमिक्स से अगर ग्रेजुएट हैं, अगर आप मैथ से ग्रेजुएट हैं, अगर आप स्टैटिक्स किए हुए हैं, है ना, स्टैटिक्स आपका ग्रेजुएशन में रहा है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आने वाला है, क्योंकि ये एक तरह से जनरल पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, और विधि सहायक है ना, ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो लॉ की पढ़ाई किए हुए हैं, जो लॉ में ग्रेजुएट हैं। ठीक है, उनके लिए ये जरूरी है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक और लास्ट में देखते हैं हम कि सैलरी क्या होगी इन सबों के लिए। अगर गार्डन अधीक्षक के लिए आप अप्लाई करते हैं, गार्डन अधीक्षक के लिए तो आपका जो सैलरी स्टार्टिंग होगा 35,400 से 1,12,400 मीन काफी अच्छा पे स्केल है। पे स्केल जो है ना काफी अच्छा दिया है गार्डन अधीक्षक के लिए। अगर आप वेटनरी ऑफिसर के लिए पे स्केल देखेंगे, सैलरी देखेंगे तो 19,900 से 63,200 तक के बीच में मिलेगा। ठीक है, अगर सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर के लिए देखेंगे तो 25,500 से 81,100 के बीच में है। ठीक है, अगर आप सैनिटरी सुपरवाइजर के रूप में देखिएगा तो कितना है, 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में है सैलरी आपका। अगर आप राजस्व निरीक्षक का देखिएगा तो इसमें 25,500 से 81,100 के बीच में है। अगर आप विधि सहायक के लिए देखिएगा तो इसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक है। ठीक है, ये चीज तो हो गया। अगर हम जो विमेन का, लड़कियों का जो रिजर्वेशन होता है वैकेंसी में, अगर उसकी बात करें तो जो 36 रिजर्वेशन होता है ना, 36 वैकेंसी जो होता है गर्ल्स के लिए वो कितना है, 46 है। ये सारे कैटेगरी का मिला के ये 46 वैकेंसी है 36 आरक्षण के लिए, जो ओनली फॉर वीमेन के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है, 46 है। ठीक है, तो ये सारा नोटिफिकेशन में जो मेंशन है उसका एक ब्रीफ समरी था, डिटेल डिस्कशन था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको काफ़ी से जानकारी मिलेगा, आप नोटिफिकेशन देखो और इससे समझने की कोशिश करो तो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। और हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न का भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सिलेबस का भी डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल में बने रहें। थैंक यू।